वेलकम टू द सुबो डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने कल लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़े थे डेप्रिसिएशन चैप्टर, और डेप्रिसिएशन में हमने दो मेथड पढ़े थे, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। ठीक है, अब इसको अच्छे से और नॉलेज के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, हमने एसएलएम का क्या मीनिंग था, स्ट्रेट लाइन मेथड को, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को, एक ही चीज़ है। ठीक है, क्या क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड को या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को, दोनों का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। एसएलएम में क्या यूज करने का था, हर साल डेप्रिसिएशन की रेट, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आएगा वो सेम आएगा। जैसे इस साल अगर डेप्रिसिएशन अमाउंट 10,000 आया है तो जितने साल मशीन की यूजफुल आएगा उतने साल तक 10,000 से डेप्रिसिएशन लगेगा एसएलएम मेथड। ठीक है, अब एसएलएम मेथड का फॉर्मूला हमने कैसे सीखा था, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे हम लोग, देखो किस में निकाल रहे हैं आप लोग डेप्रिसिएशन, एसएलएम मेथड से। तो एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या आपका, कॉस्ट ऑफ असेट है ना, याद कर लेना फॉर्मूला। ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस क्या माइनस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, नेट रेजिडुअल वैल्यू, ये नाम थे। ठीक है, फिर डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड है ना। एस्टिमेटेड क्या, अभी हमको पता नहीं है, हमको लगता है कि अगर हमने कोई एसी लाई है मार्केट से तो लगता है कम से कम 5 साल तो चलेगा, तो 5 साल का हमने एस्टिमेट किया, या 10 साल यूज कर लेंगे हम लोग उसको। ठीक है ना, तो ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ असेट कैसे निकलेगी, असेट हमने खरीदी 10,000 की, कोई असेट खरीदी उसमें 5,000 का इंस्टॉलेशन लगा, इंश्योरेंस लगा, वो सब खर्चे मिला के कॉस्ट ऑफ असेट बन गया। स्क्रैप वैल्यू मतलब कि कबाड़ी में कितने में जाएगा उसका है ना, लास्ट इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो 10,000 की आइटम, 20,000 की जो आइटम है वो लास्ट कितने में बिकेगी, वो क्या है, स्क्रैप वैल्यू। यूजफुल लाइफ हमेशा क्या होगा, ईयर में होगा ना। तो ये ठीक है, ये तो फॉर्मूला क्या, डेप्रिसिएशन निकाला किसके थ्रू, एसएलएम मेथड के थ्रू। ठीक है, अब बाई चांस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालनी हो, डेप्रिसिएशन की रेट क्या आएगी, तो वो कैसे निकालोगे कि ये दो फॉर्मूले है ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकालो, जो एनुअल डेप्रिसिएशन निकला है, जो एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट आया वो, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से, फिर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब कि परचेज कॉस्ट, परचेज कितने में क्या, एक्विजिशन का मीनिंग क्या होता है, परचेज, तो परचेज कितने में क्या, वो कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ असेट्स अमाउंट। पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट जो इससे आंसर आए वो डिवाइड बाय परचेज कितने लगी उसकी कॉस्ट की, और मल्टीप्लाई 100 से क्या आ जाएगा, परसेंटेज की रेट 20 है 30 है कुछ भी, इतने परसेंटेज से हर साल डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी। है जिसमें एक एग्जांपल लेते हैं, इसने बोला कि जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट कितनी दे रखी है, 2,50,000, फिर यूजफुल लाइफ दे रखा है 10 साल का, और रेजिडुअल वाले एस्टिमेट क्या है 50,000। तो अब आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, चार्ज विल बी कंप्लीटली गिवन बिलो। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, कॉस्ट ऑफ असेट है ना, कॉस्ट ऑफ असेट, इसमें कोई खर्चा नहीं दे रखा है तो हमको डायरेक्ट करना है। ठीक है, फिर माइनस स्क्रैप वैल्यू, इस तरह से लाइन लिखी हुई आएगी ना, ये आपका फॉर्मूला याद करना, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी की है, 2.5 लाख की। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है, 50,000, और डिवाइड बाय कितना, 10 साल। अब इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया आपके 20,000 का। अब बाई चांस क्वेश्चन आता नहीं है मोस्टली, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन पूछता है और रेट पूछता है ना, पर मे भी क्वेश्चन आता है कि ग्राफ पे दर्शाओ उस चीज को, तो हमने कल भी सीखा था, इधर 0, इधर y, इधर x, फिर इधर क्या आएगा, ईयर, जैसे कि ये 2021 की बात है तो 21, 22, 23 और 24, फिर इधर डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है 10,000 से स्टार्ट करते हैं, फिर इधर आ जाएगा 15,000, इधर आ जाएगा 20,000 और इधर आ जाएगा 25,000। आपको डेप्रिसिएशन का रेट क्या निकला, 20,000, तो ये एसएलएम मेथड से निकला है। तो एसएलएम मेथड क्या शो करता है कि हर साल 20,000 का यहाँ पे, तो हर साल ये यहाँ पे बनेगा, फिर 22 में भी कितना आएगा 20,000, 23 में कितना 20,000, 24 में भी कितना 20,000, तो ये इस तरह से ग्राफ दिखेगा आपको। आई थी समझ, ये देखो दिख रहा है ग्राफ, ये सर नीचे क्या आता है हमेशा ईयर, और इधर क्या आता है डेप्रिसिएशन रुपीज में, है ना, कितने का अमाउंट लगा। ये एसएलएम मेथड से इस तरह से क्वेश्चन करना है हमको। एसएलएम मेथड सबसे इजी वे है ठीक है करने का, और बहुत सिंपल है। सिर्फ फॉर्मूला क्या आ गया कि आपने कितने में, एक्विजिशन का मतलब क्या, परचेज है ना, परचेज करना। परचेज का दूसरा नाम क्या अकाउंट्स में, एक्विजिशन भी कह सकते हैं। तो एक्विजिशन मतलब क्या, उसकी परचेज कॉस्ट कितनी लगी, उसको खरीदने में कितना तुम्हें लागत लगी, फिर माइनस करना उसकी भंगार में या फिर कबाड़ी में कितने का बिकेगा वो, और डिवाइड बाय कितने साल तक वो चलेगा आपका। ठीक है,
ये तो वो आपने क्लियर। अब इसकी हम थोड़ी सी हल्की सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दो चीजें दिखाई मैंने आपको, है ना। एक और चीज हमने और सीखा, हमने ये तो निकाल दिया डेप्रिसिएशन 20,000 का। फिर इसको अगर ग्राफ पे शो करना है तो हम लोग ग्राफ पे ऐसे शो कर सकते हैं, ये भी चीज। अब निकाल देते रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था अभी, क्या था, कितना आया अमाउंट डेप्रिसिएशन का वो, और परचेज कॉस्ट कितने की लगी, कितना आ रहा आंसर 8%। ये क्या आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हर साल 8% से डेप्रिसिएशन की रेट लग रही है। आई चीज समझ, ये तीनों चीज हमने निकाल दी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाला, उसको ग्राफ पे शो किया, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया। अगर क्वेश्चन पूछे तो मे भी क्वेश्चन में इसमें ग्राफ वाला तो आपके अभी तक नहीं आता है, पर आ जाए तो आपको इस तरह से शो करना है, ठीक है। ऐसा ग्राफ हमेशा सीधा बनेगा, उसका नाम ही क्या, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसलिए फिक्स लाइन से चलेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते थे थोड़ा सा थ्योरी, एडवांटेज और लिमिटेशन पढ़ेंगे, किसकी, स्ट्रेट लाइन मेथड की, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। आप फॉर्मूले जी मेथड है उनके नाम भी याद रखना ना, दूसरे नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसलिए मैं हमेशा मेंशन कर रही हूँ। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का नाम ही क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अब उससे हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांटेज और लिमिटेशन। मे भी थ्योरी में पूछ सके कि 2-3 एडवांटेज बताइए स्ट्रेट लाइन मेथड के, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से आप लोग क्या समझते हैं, तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बताना है, उसका ग्राफ शो करना है, और उसकी एडवांटेज और लिमिटेशन भी लिखनी है। क्वेश्चन आए तो 4 नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज बोला इसने कि बहुत सिंपल, हमको सामने दिख रहा है। अभी आप जब लोग कंपेयर करोगे ना स्ट्रेट लाइन मेथड को और WDV को, तब आप बोलोगे ये तो मैम SLM ज़्यादा ईजी है। तो क्या बोल रहा है, SLM क्या है, बहुत सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, हमको समझ में आ रहा है कि हमने कितने में चीज़ खरीदी थी वो, और कबाड़ी में कितने के बिकेगी वो, और डिवाइड में कितने साल तक हमारे साथ चलेगी, उसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, इतना साल का डेप्रिसिएशन आपको लग रहा है। अच्छा, तो क्या बहुत सिंपल है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग, और बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग, और अप्लाई करने में बहुत इजी है। मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग समझने में बहुत इजी, और अप्लाई भी हम लोग इजी से कर सकते हैं। फिर अब क्या बोला, अब देखो जो चीज़ बहुत सिंपल है उसको यूज़ करने में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई जितना जल्दी आसानी से काम हो जाए, तो क्या चाहिए आपको, तो क्या सिंपलिसिटी क्या है, इसका एक पॉपुलर मेथड इन प्रैक्टिस में, मतलब हर कोई प्रैक्टिस, मतलब जैसे हम लोग CA में अपन काम करते हैं, उसमें प्रैक्टिस में फॉर्म वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट क्या करती है, SLM अडोप्ट किया, बहुत सिंपल और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंडिंग। सबको समझ में जाता है कि अच्छा 20,000 निकाला तो ये जितने साल तक 5 साल के उसकी यूज़फुल है, 5 साल तक कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, 20 करके, ठीक है। पहले इसके समझा कि बहुत क्या याद है ना, SLM कैसा मेथड है, बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत इजी है, इसलिए अप्लाई करने में बहुत इजी और अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए इसको क्या बनाते हैं हम लोग, पॉपुलर बनाते हैं, ठीक है। फिर असेट्स कैन बी डेप्रिशिएटेड अप टू द नेट स्क्रैप वैल्यू और जीरो वैल्यू, ठीक है। अब देखो हमेशा जो असेट्स है ना वो डेप्रिशिएटेड कब तक हो, कहाँ तक, अप टू मतलब कब तक हो गए, कहाँ तक हो सकती है, उसकी नेट स्क्रैप वैल्यू से, या फिर जीरो, है ना। या तो देखो एक टाइम के बाद जो असेट्स की वैल्यू कितनी 2,50,000, वो या तो जीरो हो जाएगी, या फिर जो स्क्रैप वैल्यू है 50,000 उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती, ठीक है। फिर द मेथड मेक्स इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट फुल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। हम बहुत इजी है डिस्ट्रीब्यूट करना फुल असेट्स को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब कि 5 साल, या यहाँ पे लिखा है ना 10 साल, तो 10 साल तक हमको इजी करना है कन्वर्ट, 10 साल तक हमको पता चल रहा है कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा 20,000 का ही। फिर एवरी ईयर सेम अमाउंट, अभी बात की हमने, हर साल क्या आ रहा है, ग्राफ में दिख रहा है ना, सेम अमाउंट और सेम अमाउंट, ठीक है। इस चार्ज है डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस, P&L में डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंस है, हमने पढ़ा था। फिर प्रॉफिट डिफरेंट ईयर्स इजी, ठीक है, डिफरेंट ईयर का हम प्रॉफिट इजी से निकाल सकते हैं। द मेथड सुटेबल फॉर दोज असेट्स हुज यूजफुल लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली एंड वेयर द यूज ऑफ असेट इज कंसिस्ट फ्रॉम द ईयर टू ईयर सच एज द लेसहोल्ड बिल्डिंग, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि उस ये मेथड जहाँ उन असेट्स पे सुटेबल है जिनकी हम यूजफुल लाइफ अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हैं, या फिर एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे किसी चीज़ कोई असेट है, मशीनरी, मुझे उसका यूजफुल लाइफ नहीं पता है, तो 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, या 2 साल चलेगी, तो मैं इसका निकालूंगी कैसे, फिर तो फॉर्मेट दूंगा उधर होगा, सिर्फ कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू निकलेगी, यूजफुल लाइफ तो निकलेगी नहीं, तो डेप्रिसिएशन आएगा कैसे। तो ये बोला कि ये उन असेट्स के लिए ज़्यादा ईजी है मेथड जिनके क्या एक्यूरेट असेट हमको यूजफुल लाइफ पता हो, ठीक है, हम लोग उसकी एक्यूरेट यूजफुल लाइफ निकाल सकते हैं। ऐसे समझ, ये क्या उसकी एडवांटेज हमने मेन क्या पढ़ा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और अप्लाई अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉपुलर। फिर ये मेथड सेम आपको अमाउंट देता है, हर साल का एवरी ईयर का अमाउंट सेम रहता है, और उसको पेमेंट में इजीली चार्ज हम लोग कर सकते हैं। फिर ये मेथड उन असेट्स में ज़्यादा सही रहता है जिन असेट्स का हमको एक्यूरेट पता हो उनकी यूजफुल लाइफ,
ठीक है। ये तो इसके क्या पढ़ेंगे एडवांटेज के पॉइंट। फिर हम लोग क्या पढ़े लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या क्या आएगा हमने लगेंगे क्या पढ़ेंगे। अब लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं भी होगी, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो उसकी अच्छी बात है पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में कुछ हल्के से नेगेटिव पॉइंट। अब नेगेटिव पॉइंट क्या पढ़ा कि ये मेथड क्या बेस्ड फुली अजम्पशन पे, क्या बेस्ड है फुली अजम्पशन। पहली लाइन क्या फुली अजम्पशन, एसएलएम मेथड है ही क्या फुली अजम्पशन। हमने अज्यूम किया है कि उसकी यूजफुल, हमने फॉर्मूला ही क्या लिखा था कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। मतलब हमको अभी तक नहीं पता, हमने उसको बेचा नहीं है, हमने जैसे आज खरीदी है मशीन, उसके नेक्स्ट डे हम लोगों को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा असेट की वैल्यू कम करनी है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन हमने क्या सोचा है कि ठीक है आज जो मैंने मशीन, मेरे पास 5 लाख की मशीन है, तो मुझे लगता है कि इसको जब मैं बेचूंगी कबड्डी में बेचूंगी तो उसकी सिर्फ वैल्यू कितनी आएगी 50,000, तो मेरी एस्टिमेटेशन है। और यूजफुल लाइफ भी क्या मेरा मर्जी से कि 10 साल मशीन चल सकती है, जरूरी थोड़ा 10 साल चल सकती है। मैंने माना कि 10 साल मशीन चल सकती है, क्या 5 साल ही चले या 15 साल भी चल सकती है, तो क्या फुली अजम्पशन बेस्ड पे। एसएलएम मेथड कैसा है फुली अजम्पशन बेस्ड। फिर ये पहले बोलो ठीक है डिफरेंट अकाउंटिंग है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम मतलब कि यूज ऑफ टाइम, पैसा मतलब कि यूज करते करते टाइम है ना, यूज ऑफ टाइम, वर्क एफिशिएंसी ऑफ द असेट डिक्रीज एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस इंक्रीज। अब इससे क्या जिस तरह से हम लोग मशीन को यूज कर रहे हैं, ठीक है आज हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस की, फिर कल हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस की, जितने टाइम से हम ज़्यादा यूज करेंगे मशीन को, और वर्क एफिशिएंसी भी आपकी क्या बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता भी बढ़ रही है आपकी, तो इससे क्या होगा आपको उस मशीन को भी तो टाइम टू टाइम रिपेयर चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए आगे से, तो रिपेयर और मेंटेनेंस के ज़्यादा करने से क्या हो जाएगा उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा। जो चीज़ आपने अभी लाई है वो 2 साल यूज़ की, 2 साल के बाद उसको क्या हुआ आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया या वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लगा ली अपनी, ठीक है तो क्या हुआ इंक्रीजमेंट करने के लिए उसको भी तो खर्चा पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, तो रिपेयर और मेंटेनेंस से खर्चे उस पर बढ़ जाएंगे उस मशीन पर, जिसमें टोटल अमाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन टेकन टुगेदर विल नॉट बी यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या होगा हम लोग रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ाएंगे उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। अच्छे समय मतलब क्या आपका खर्चा टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा, उस असेट्स की वैल्यू और दिन ब दिन बढ़ जाएगी। ठीक ये नेगेटिव पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ये मेथड क्या फुली अजम्पशन बेस्ड है और इसमें हम लोग जितना मशीन को ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आप जो समझते आपको जो लगता है कि हम लोग जैसे कि हमने इंक्रीमेंट कोई मशीन है उस पर रिपेयर करवाए तो रिपेयर तो डेप्रिसिएशन में ऐड नहीं होगा पर रिपेयर का खर्चा तो बढ़ रहा है आपका ना, तो ये चीज़ ये बोल रहा है। तो ये क्या फुली अजम्पशन बेस्ड है, इसकी लिमिटेशन है। ठीक है क्वेश्चन आया तो लिखना है जैसे। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोलता है, अब नया टॉपिक है ना, हमने एसएलएम का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, हमारा एसएलएम मेथड पूरा क्लियर हो गया। ठीक है हमने ग्राफ भी बनाना सीख लिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बनाना सीख लिया, डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालना सीख लिया, इसके एडवांटेज पढ़े और लिमिटेशन पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं नया मेथड WDV, क्या पढ़ रहे हैं WDV। अब WDV मेथड के अंदर क्या है कि चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द असेट। ठीक है ये बुक वैल्यू क्या होती है आपकी बैलेंस शीट में है ना, जो गिवन है ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जैसे मशीनरी की कॉस्ट 50,000 है 60,000 है उस पर ना बुक वैल्यू क्या होती है आपके जो बुक्स में गिवन है बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में जो भी गिवन है वो उस पर चार्ज होता है डेप्रिसिएशन इस मेथड के अंदर। ठीक है फिर बुक वैल्यू कीप्स ऑन रिड्यूसिंग बाय द एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू क्या हमेशा रिड्यूस होती रहेगी किससे, एनुअल चार्ज। हम लोग डेप्रिसिएशन के अंदर साल में एक बार निकालते हैं, ठीक है एनुअली निकालते हैं डेप्रिसिएशन, उससे क्या हमेशा रिड्यूस होती रहेगी। इट इज ऑल्सो नो एज रिड्यूसिंग बैलेंस। अब क्या इसमें क्या हो रहा है हर बार बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज आएगा, जैसे इस बार डेप्रिसिएशन अगर 20,000 लगा है तो नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा 15,000 फिर 10,000 ऐसे 5,000 करके ऐसा आएगा। ठीक है एसएलएम में क्या था फिक्स 20 चला था, पर इसमें क्या होगा इस बार 30 लगा तो 20 लगेगा, 20 के बाद 10 15 5 जितना भी अमाउंट धीरे धीरे अमाउंट कम हो रहा है ना, असेट की वैल्यू भी कम हो रहा है और डेप्रिसिएशन भी कम हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसे रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड है ना। WDV का दूसरा नाम हमने भी कौन सा पढ़ा रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। आज इसमें WDV का दूसरा नाम क्या आपका WDV की फुल फॉर्म क्या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब टाइम टू टाइम डाउन हो रही है क्या वैल्यू। ठीक है फिर रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड पूछे या फिर WDV पूछे एक ही चीज़ है आपको आई चीज में, और ये किस पे निकलता है बुक वैल्यू पे निकलता है और हर साल कम होता है इसलिए इसका नाम क्या दिया रिड्यूसिंग हो रहा है इसलिए क्या दिया बना रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। फिर दिस मेथड इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड proportion percentage of the book value of the asset at the beginning of every amounting year, the amount of calculation। ठीक है अब ये पढ़ते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट की कितनी है 2 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज करना 10% के पर एनम से किससे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, देन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटर। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें ये जरूरत नहीं, ठीक है अब बोले 4 साल का निकाल 4 साल, ठीक है आपको असेट कितनी दे रखी है, असेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 लाख की, ठीक है फर्स्ट। ठीक है फिर 10% का क्या दे रखा आपको डेप्रिसिएशन कितना आएगा 20,000 आ जाएगा, ये क्या निकला फर्स्ट ईयर का
ठीक है। अब हम लोग सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बुक वैल्यू कितनी थी, असेट की वैल्यू कितनी, 2 लाख, 20,000 का लग गया डेप्रिसिएशन, तो अब वैल्यू कितनी रह गई बुक की, अब असेट की वैल्यू कितनी रह गई आपके 1,80,000, ठीक, 1,80,000 कैसे आए, 2 लाख माइनस 20,000, ठीक है। अब इसका 10/100 कितना आ जाएगा 18,000, तो ये क्या है सेकेंड ईयर का, ठीक है। फिर अब थर्ड ईयर कैसे निकलेगा आपका, आपकी बुक वैल्यू कितनी है 1,80,000 माइनस 18,000 मल्टीप्लाई 10 और बट्टा 100, ठीक है। थर्ड ईयर कैसे निकलेगा, फर्स्ट ईयर निकल गया 20,000, 1,62,000 का 16,200, ये तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना निकला है 20, फिर 18 और फिर 16,200, ये तो क्या निकला आपको डेप्रिसिएशन, किससे, SWDV मेथड से, ठीक है। अब लोग अगर हमको बोले ग्राफ बनाने का, तो ग्राफ का तो फॉर्मेट सेम ही, इधर भी x, इधर 0, इधर y और इधर रुपीज डेप्रिसिएशन, इधर ईयर, इधर फर्स्ट, इधर सेकेंड, इधर थर्ड, ठीक है, थर्ड तक ही बनाते चलो। अब क्या बोला इसने, रुपीज क्या दे दे, कहाँ से चालू, 20,000 से चालू है, हम लोग बनाते हैं 15,000 से, हाँ 15,000, 20,000 और 25,000, इसके अंदर सब लोग, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना है 20,000 का, सेकेंड ईयर में कितना है 18,000 का, तो इसके इधर होगा, ठीक है, इतना मान है, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में कितना गया 16,200, तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसा बन रहा है दिख रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना ग्राफ, जहाँ पे 20,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे था, उसके बाद कितना हुआ, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, इसका एक और नाम क्या है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, अच्छे से इस तरह से ग्राफ दिखाने का। देखो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन क्या पहले हमेशा किस पे निकलेगा, 2 लाख, इधर 0 एक्स्ट्रा लिखा हुआ, ठीक है। हम लोग क्या मानेंगे इधर, पहला आपको दे रखी कॉस्ट और डेप्रिसिएशन रेट दे रखी, तुमने 20,000 18,000 ये इस तरह से निकाला, इससे क्या है आपका ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया, तो हर साल क्या दिखा रहा है आपको, देखो फर्स्ट ईयर कितना था डेप्रिसिएशन 20,000, फिर कितना हुआ 18,000, फिर कितना हुआ 16,200, तो हर बार क्या दिख रहा है आपको बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और SLM में हमने क्या पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा सेम, इसमें क्या हो रहा है दिन ब दिन डिक्रीज हो रहा है WDV में, अच्छी समझ ये चीज़ है, ठीक है। जैसे फोर्थ ईयर में एग्जाम में दे रखा हुआ कि भाई 5 साल मानना है 6 साल मानना है, तो इतने साल से निकालना आपको, ठीक है। कैसे निकालते हैं चीज़ समझ में आपको, जैसे कि उसकी बुक वैल्यू थी 2 लाख, उस पर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन रेट निकाली, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया 20,000, तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के बाद अब सेकेंड ईयर के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, जो उसकी बुक वैल्यू कितनी, बुक वैल्यू 2 लाख, फिर उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो इसी जगह सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन ऐसे। फिर अब आगे बढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, हर साल के बाद रिड्यूस हो रहा है, फॉर दिस इट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड बोलो या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो, तीनों का नाम क्या है सेम टू सेम, या फिर डिमिनिशिंग वैल्यू, देखो 4 नाम मिले अभी तक हमको WDV के, ठीक है, या तो WDV बोलो या फिर रिड्यूसिंग बोलो या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट बोलो या फिर डिमिनिशिंग बोलो, दोनों सबका मतलब ही है दिन ब दिन वैल्यू गिर रही है, ठीक है। आज ही समझना क्या नाम है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट बोलो, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड बोलो, WDV मेथड बोलो और डिमिनिशिंग वैल्यू बोलो, एक ही नाम, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द assumption that the benefit accruing to business from asset keeps on diminishing as the asset become the duration the predetermined percentage, ठीक है, predetermined percentage हमने मान लेंगे 10% या 20%, ठीक है, ये भी assumption में इस तरह से देखा ग्राफ, अभी हमारा भी ऐसे ही बना था दिन ब दिन गिर रहा था ऐसा, ये अपने नहीं है, बाई चांस क्वेश्चन में पूछ तो नहीं सकता आपको, पर मे भी आ जाए,
कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी, ठीक है। तो क्या ओरिजिनल कॉस्ट है ट्रक की 9 लाख की, इसकी नेट सेल्वेज वैल्यू एंड इट्स नेट सेल्वेज वैल्यू आफ्टर 16 साल ऑफ यूजफुल लाइफ इज 50,000 ना, मतलब नेट सर्विस वैल्यू कितनी 50,000 और यूजफुल लाइफ कितनी है 16 साल की। तो देन अप्रोप्रिएट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कंप्यूट कितना होगा, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या आपका आएगा, तो आर बराबर ब्रैकेट में 1 माइनस एन एस डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आर रेट निकालनी है, रेट का फॉर्मूला, ठीक है, रेट निकालें 1 माइनस 16 देखो एन क्या मतलब ईयर होता है, एन क्या मतलब नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स इतने 16, फिर डिवाइड बाई क्या सी बोला, एस मतलब क्या सेल्वेज वैल्यू है ना, सेल्वेज वैल्यू कितनी 50,000 की, फिर डिवाइड बाय इसकी परचेज कॉस्ट कितनी है तो 9 लाख की मल्टीप्लाई 100 किया। तो इस तरह से आपका क्या क्वेश्चन इनसे आंसर आ जाएगा, आपका रेट निकाला। रेट इतना पूछे नहीं है, अपने एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये सीबीएसई भी निकालते हैं या फिर जब आगे हम लोग बड़ी बड़ी क्लासेस करते हैं उसमें आता है आप पे रेट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अभी सिर्फ रेट निकालने, शायद एमसीक्यू में पूछ ले कि अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड में आपको अगर रेट निकालनी है तो रेट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो आप लोग क्या लिखोगे 1, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस एन एस डिवाइड बाई एस क्या है सेल्वेज वैल्यू, सी क्या है कॉस्ट, एन क्या नंबर ऑफ ईयर्स, आर क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, इनटू 100, ये क्या आपका रेट का फॉर्मूला। अच्छी समझ में, ये आपके रेट का फॉर्मूला है, पूछेगा नहीं पर मैं भी पूछेगा, आपको सिर्फ रेट का फॉर्मूला याद करना है एमसीक्यू के लिए, बाकी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सब एनसीईआरटी का पार्ट नहीं, सीबीएसई का पार्ट है, सिर्फ दे दिया रेट का फॉर्मूला, आप याद कर लेना, आगे भी आपके काम में आएगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज और डब्ल्यूडीवी के और लिमिटेशन, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन को। थैंक यू गाइज।